Hello everyone, a very good evening to all of you and let us start with the heart failure part 2। अगर आप लोगों ने हार्ट फेलियर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें वी हैव डिस्कस्ड द व्हाट इज हार्ट फेलियर, व्हिच आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, देन हाउ व्हिच आर द वेज थ्रू व्हिच द हार्ट फेलियर इज बीइंग क्लासिफाइड, गाइडलाइन के हिसाब से हार्ट फेलियर के स्टेजेस कितने हैं, हार्ट फेलियर का पैथोफिजियोलॉजी कैसा है, और जो ड्रग्स यूज होती है हार्ट फेलियर में उसके टारगेट कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे पार्ट 2 में हम एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे जो है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक एक्चुअली इट्स अ कैटेगरी विच इज बिलोंगिंग टू द आइनोट्रोपिक ड्रग्स। सो हम लोगों ने वहां पे जो पार्ट 1 में जो ड्रग्स के टारगेट देखे थे उसमें एक पहली कैटेगरी थी inotropic agents. These are the drugs which increases the force of contraction and that reduces the symptoms of heart failure. तो उसमें ये एक ड्रग आती है। So let's start with this and let us understand so we can go with that topic. So let's start. यहाँ पे हमने बात क्या करी है, तो हमने बात करनी है पहली कैटेगरी की जो हार्ट फेलियर में स्पेसिफिकली इन एक्यूट हार्ट फेलियर या डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में यूज होती है। दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज the inotropic drugs. So inotropic drugs हैं क्या? What is inotropic drugs? So inotropic drugs, these are the drugs which increases the force of contraction. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से व्हाट दे डू इज दे रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। सो ये क्या करेंगे, ये सिम्टम्स को कम करेंगे। सो सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर दैट वुड बी रिड्यूस्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज मोस्टली यूज्ड इन एक्यूट या इसको आप बोल सकते हो डीकम्पेंसेटेड, यस डीकम्पेंसेटेड heart failure. So this is the place where we use this category of drugs. चलो अभी आइनोट्रोपिक ड्रग्स में अगर आपको कोई बोले कि एग्जाम्पल बताओ, चलो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसमें। सो इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में हैं डोपामिन, डोब्यूटामिन, then we have the digitalis, then we have the amrinone, milrinone, levozimendan. So these are the drugs which is belonging to the inotropic drugs. लेकिन अगर इस ड्रग्स को हमें सेपरेट करना है, हमें उसका सब कैटेगरी लिखना है। वैसे हमने तो क्या किया, सबका एग्जांपल लिख लिया, लेकिन अगर मुझे आपको यहाँ पे मुझे उनके मैकेनिज्म के बेसिस पे उनको सेपरेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। बताओ चलो, तो ये जो पहली दो ड्रग्स लिखी, the first one dopamine and another is dobutamine, this both drugs they are called as cardiac stimulant। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक स्टिम्युलेंट्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो सिंपेथोमाइमेटिक एजेंट। ठीक है, कौन कौन सी, डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। तो दैट इज द फर्स्ट सब कैटेगरी। यस, आप उसको सब कैटेगरी के तौर पे भी लिख सकते हो कि भाई आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैव द थ्री सब कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। द फर्स्ट वन इज कार्डियक स्टिमुलेंट जिसमें एग्जांपल के तौर पे है डोपामिन, एंड दूसरा है डोब्यूटामिन। दूसरा जो है ड्रग इसमें जो हमने लिखा है दैट इज डिजिटालिस। डिजिटालिस इज कंसिडर्ड एज, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कार्डियोटोनिक। सो दैट इज अ सेकंड सब कैटेगरी। कौन सी सब कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2, दैट इज कार्डियोटोनिक। एमरिनोन एंड मिलरिनोन जो हैं, ये दो ड्रग्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज PDE3, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स। कौन सा एंजाइम मैंने नाम बोला, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 एंजाइम इनहिबिटर, जो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाते हैं, उसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। और इसमें जो लिवोजिमेंडान है, yes, levozimendan, that is stimulating the binding of the calcium with the troponin C, and इसी वजह से ये force of contraction बढ़ाता है। So these three drugs, the two is amrinone, milrinone, and third one is levozimendan. So this all three together they are called as inodilators.
डायलेटर्स। आइनोडायलेटर्स क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में ये ब्लड वेसल को डायलेट भी करते हैं। इसकी वजह से इसको आइनोडायलेटर्स कहा जाता है। क्यों आइनोडायलेटर्स कहा जाता है? क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाती हैं और साथ में वो ब्लड वेसल को डायलेट भी करती है, जिसकी वजह से इस 3 ड्रग को क्या बोलते हैं हम? आइनोडायलेटर्स। ठीक है। सो यहां पे ये इतनी सारी ड्रग्स हमने लिखी आइनोट्रोपिक एजेंट्स में, लेकिन हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिजिटालिस की ही बात करेंगे। So digitalis is one of the main drug which is being used as a inotropic agent in the treatment of heart failure. So वो ही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले हमें ये दो टर्मिनोलॉजी समझनी है, कार्डियक स्टिमुलेंट और कार्डियोटोनिक। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो यहाँ पे लेट्स डिवाइड दिस एरिया इन द 2 हाफ एंड एक साइड हम लिखेंगे कार्डियोटोनिक एंड दूसरी साइड हम लिखते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट। चलो कार्डियक स्टिमुलेंट। सो अभी इस दो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस क्या है उस डिफरेंस को समझ लेते हैं पहले। सो यहाँ पे कार्डियोटोनिक आप इस वर्ड से ही कुछ समझ पा रहे हो ना। टोनिक क्या होता है? टोनिक जो टोन को इंक्रीज करे। किसके टोन को? कार्डियो मतलब हार्ट के टोन को। सो जो हार्ट के टोन को इंक्रीज करे उसे बोलेंगे कार्डियोटोनिक। सिंपल है, लेकिन फिर भी लेट्स राइट डाउन हियर इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। सो कार्डियोटोनिक जो है कार्डियोटोनिक, दीज आर द ड्रग्स। क्या है ये? ड्रग्स हैं। क्या करती हैं ये ड्रग्स? दिस ड्रग्स विच इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं। तो ये तो हमें पता है, यस दे इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, क्योंकि आइनोट्रोपिक ड्रग सभी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे एक कार्डियोटोनिक में एक डिफरेंस है। जो फ्रेज लिखने वाले हैं दैट फ्रेज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो फ्रेज क्या है? सो यहाँ पे दिस कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट विदाउट इंक्रीज इन हार्ट रेट। सो ये जो ड्रग्स हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगी। सो विदाउट वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जबकि कार्डियक स्टिमुलेंट जो होती हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट ये क्या है? सो कार्डियक स्टिमुलेंट जो हैं दे आर ऑल्सो द ड्रग्स which increases the force of contraction of heart। ठीक है, लेकिन यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है ये वर्ड विद इंक्रीज इन हार्ट रेट। देखिए हम लोगों ने कार्डियक स्टिमुलेंट में लिखा विथ इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसका मतलब स्टिमुलेंट दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं, वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ाती हैं, साथ साथ में वो हार्ट रेट भी बढ़ाती है। जबकि कार्डियोटोनिक ड्रग्स ऐसी हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी लेकिन हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगी, कोई चेंज नहीं। स्पेसिफिकली दे डोंट इंक्रीज द हार्ट रेट। सो दैट इज व्हाट कार्डियोटोनिक इज। ओके, चलो अभी इसमें एग्जांपल कौन से हैं? तो एग्जांपल तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर लिख लिए हैं, फिर भी रिपीट करने के लिए। चलो भी कौन सा एग्जांपल है बताओ। चलो कार्डियोटोनिक किसे बोलेंगे? तो दैट इज डिजिटालिस। एक्चुअली डिजिटालिस जो है ना वो पूरा प्लांट का नाम है। डिजिटालिस इज द नेम ऑफ द प्लांट, लेकिन पूरा प्लांट यूज नहीं होता, उसके लीव्स में से एक ग्लाइकोसाइड आइसोलेट किया जाता है एंड दैट ग्लाइकोसाइड इज बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सो उस ग्लाइकोसाइड का नाम है डिगॉक्सिन। सो अगर आपको पूछा जाए राइट नॉट ऑन डिजिटालिस, राइट नॉट ऑन डिगॉक्सिन, या तो फिर राइट नॉट ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो वो सभी में आपको डिजिटालिस या डिगॉक्सिन के बारे में जो हम लिखेंगे वही चीजें लिखनी है। Do you get this? Okay. So चलो अभी इसका एग्जांपल कार्डियक स्टिमुलेंट का एग्जांपल बताओ। कार्डियक स्टिमुलेंट का एग्जांपल बताओ। हमने ऊपर लिखा हुआ है, यस कौन से दो ड्रग्स हैं? डोपामिन एंड डोब्यूटामिन। ओके, परफेक्ट, डन, यस। सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमारा टाइटल है उसमें लिखा हुआ है कार्डियोटोनिक एंड डिजिटालिस।
तो ये कार्डियोटोनिक का कुछ हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया। अभी हम बात करेंगे डिजिटालिस के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसका फार्माकोकाइनेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी ट्रीटमेंट, उसके ड्रग इंटरेक्शन, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। भले ही वीडियो लंबा होगा लेकिन ये कंटेंट मस्त होगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिजिटालिस। सो डिजिटालिस के बारे में यहाँ पे अभी हमें लिखना है और सीखना है इसके बारे में। सो डिजिटालिस में क्या याद रखेंगे और क्या कंटेंट काम का है। सो डिजिटालिस, सबसे पहले ये डिजिटालिस का यूज किसने किया, किसको पता चला कि भी डिजिटालिस को हम हार्ट फेलियर में यूज कर सकते हैं, या डिजिटालिस जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, कैसे, किसको पता चला। तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज इंडिकेटेड द यूज ऑफ द डिजिटालिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर इज द विलियम विथरिंग। क्या नाम है उसका? सो लेट्स राइट डाउन हियर द साइंटिस्ट नेम William Withering. So this is the scientist William Withering who has indicated or who has used the digitalis for the treatment of heart failure. For the treatment of heart failure. ठीक है, सो ये साइंटिस्ट का नाम तैयार कर लेना। क्या नाम है उसका? विलियम विथरिंग। अभी ये जो हमने बात करी कि डिजिटालिस तो है, वो तो प्लांट है, लेकिन उसमें से कुछ ग्लाइकोसाइड्स आइसोलेट होते हैं। तो कौन कौन से ग्लाइकोसाइड यूज होते हैं? सो कौन से ग्लाइकोसाइड जो हैं विच इज हैविंग दिस इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, कौन से ग्लाइकोसाइड्स के पास हैं? सो लेट्स राइट डाउन हियर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देयर आर ग्लाइकोसाइड्स which is isolated from digitalis and some other plant as well, which increases the force of contraction of heart। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, तो उस ग्लाइकोसाइड्स को हम क्या बोलते हैं? विच इज नॉन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो अगर आपको बोले कि चलो बताओ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, व्हाट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दे आर द ग्लाइकोसाइड्स व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट डिजिटालिस एंड अनदर एक प्लांट है जो इसमें से आइसोलेट किया जाता है, उसका नाम अभी हम बताएंगे आपको, दैट इज ट्रोफेंथस ग्रेटस। ठीक है, तो उस प्लांट में से और डिजिटालिस के प्लांट में से आइसोलेट किया जाता है एंड दैट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, एंड दैट इज हैविंग कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी। सो लेट्स राइट डाउन हियर कि कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ग्लाइकोसाइड्स का नाम लिखूंगा एंड कौन से प्लांट में से आइसोलेट किया जाता है उसका नाम लिखूंगा। सो ग्लाइकोसाइड में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा मीन्स एक ही है जो यूज होता है, दैट इज अ डिगॉक्सिन, एंड डिगॉक्सिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट विच इज कॉल्ड एज डिजिटालिस लेनाटा। डिजिटालिस लेनाटा, और उसके लीफ में से ये आइसोलेट किया जाता है। इसको हम वूली फॉक्सग्लो भी बोलते हैं। वूल आपको पता है? यस, उसके लीव्स जो होते हैं वो वूल जैसे होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वूली फॉक्सग्लो। सो वूली फॉक्सग्लो। नेक्स्ट जो है द अनदर ग्लाइकोसाइड इज द डिजिटॉक्सिन। उसमें और डिगॉक्सिन में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिजिटॉक्सिन अभी यूज नहीं हो रहा है, सो वो डिफरेंस को भी अभी समझने का मतलब नहीं है। लेकिन एक में जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। डिगॉक्सिन जो है दैट इज बीइंग एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन एंड दैट इज थ्रू द किडनी, राइट? किडनी इज द मेन वन विच इज थ्रू विच द डिगॉक्सिन इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जबकि डिजिटॉक्सिन जो है, डिगॉक्सिन के लिए किडनी और डिजिटॉक्सिन के लिए लीवर है। Digitoxin is being metabolized by the liver and eliminated from the body. So digitoxin is metabolized by whom? Digitoxin is metabolized by the liver, जबकि digoxin जो है that is being eliminated from the body by the kidney. So that's a basic and main difference. चलो, digitoxin कहाँ से है, किस में से आइसोलेट किया जाता है? तो it is not being isolated from the digitalis lenata, that is from the another plant which is called as digitalis purpurea। कैसा नाम है, मस्त नाम है ना, डिजिटालिस पुरपुरिया। यस, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द लीव्स एंड इसको बोलते हैं पर्पल
पर्पल फॉक्सग्लो, क्योंकि उसके जो लीव्स होते हैं उसका कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्पल फॉक्सग्लो। एक एक नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रोफेंथिन जी, स्ट्रोफेंथिन जी, या उसको उआबिन भी बोलते हैं, उआबिन। और ये जो दिस इज ऑल्सो द ग्लाइकोसाइड एंड विच इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रोफेंथस ग्रेटस, स्ट्रोफेंथस, स्ट्रोफेंथस ग्रेटस। और ये स्ट्रोफेंथस ग्रेटस का लीफ नहीं है, इसमें सीड में से आइसोलेट किया जाता है। यार ये तो थोड़ा कॉग्नोसी जैसा हो गया ना। हाँ, सही में ये कॉग्नोसी जैसा हो गया, लेकिन लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, कौन सा, डिगॉक्सिन। सो डिगॉक्सिन क्या है, डिगॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यस। सो डिगॉक्सिन जो है, अभी अभी हमारा पूरा जो कंटेंट है डिगॉक्सिन पे ही रहेगा। डिजिटालिस तो पूरा प्लांट है, इसमें तो लेनेटा और पुरपुरिया दो स्पीसीज आती हैं। लेनाटा में से डिगॉक्सिन आइसोलेट किया जाता है, जबकि पुरपुरिया में से डिजिटॉक्सिन आइसोलेट किया जाता है। डिजिटॉक्सिन और स्ट्रोफेंथिन जी जो है वो मार्केट में यूज नहीं होता है। हमारे लिए जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है वो कौन है, डिगॉक्सिन। सो डिगॉक्सिन इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यस इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड विच इज हैविंग द कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी। तो इसके पास कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी है। कार्डियोटोनिक पता है आपको, डेफिनेशन याद आई, कार्डियोटोनिक क्या है, व्हाट इज कार्डियोटोनिक। सो कार्डियोटोनिक आर द ड्रग्स विच इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इंक्रीज इन हार्ट रेट, यस इजी। ग्लाइकोसाइड पता है आपको, ग्लाइकोसाइड दो चीजों से बना होता है, एक होता है ग्लाइकोसाइड में सुगर पोर्शन और दूसरा जो होता है वो होता है एग्लाइकोन मोइटी। एग्लाइकोन मोइटी किससे बनी हुई होती है, तो एग्लाइकोन मोइटी में एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है दैट इज अटैच विद द लैक्टोन रिंग। सो जो अटैच होता है किसके साथ, लैक्टोन रिंग के साथ। अभी इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इस स्टीरॉयड न्यूक्लियस का नाम, कौन सा स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, यस दैट हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी इन एमसीक्यू। सो नाम याद कर लीजिए इसका, इसका थोड़ा नाम लंबा है लेकिन इजी है। व्हाट इज दैट, द नेम इज साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनांथ्रिन। सो फेनांथ्रिन, देखिए कैसा, कितना लंबा नाम है। कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल, इसको ब्रेक कर दो, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनांथ्रिन, सिंपल हो गया। क्या हुआ नाम, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनांथ्रिन, दैट्स अ मोइटी व्हिच इज देयर इन द डिगॉक्सिन। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, सो इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो सुगर कौन सी होती है इसमें, तो सुगर में दो होती हैं, एक होता है ग्लूकोज एंड दूसरा जो होता है वो होता है डिजिटॉक्सोज। क्या होता है, डिजिटॉक्सोज। सो इजी है, चलो गुड, यस परफेक्ट। चलो अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे, हाउ दिस डिगॉक्सिन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो अभी फार्माकोलॉजी आया, अभी थोड़ा सा कोग्नोसी देखा आपने, कोई बात नहीं, अभी फार्माकोलॉजी वाला देख लेते हैं। सो फार्माकोलॉजी में सबसे पहली चीज आती है मैकेनिज्म, कि भाई ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे, हर एक ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो मैकेनिज्म, मजा आ जाता है। अगर मैकेनिज्म समझ लिया ना तो आपने उसको यूज के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, उसकी एडवर्स इफेक्ट के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, यस परफेक्ट। सो लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या है मैकेनिज्म इसका। सो डिगॉक्सिन जो है यहाँ पे, लेट्स राइट डाउन हियर इज डिगॉक्सिन जो है, डिगॉक्सिन ये क्या करती हैं, तो डिगॉक्सिन करती हैं एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को इनहिबिट। मैंने माइनस लिख के गोला बनाया, इट मींस व्हाट, इट मींस दिस इज इनहिबिशन। सो किसको इनहिबिशन कर रही है किसका, सो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप का। तो ये क्या करती है, डिगॉक्सिन क्या करती है, इट इनहिबिट द वन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। अगर आपको एक लाइन में उसका मैकेनिज्म याद रखना है तो यू जस्ट रिमेंबर दिस सिंगल सेंटेंस, एक ही लाइन में क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इनहिबिटर।
या डिगॉक्सिन इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, डन, यस। अभी इसका मतलब इसको समझना भी पड़ेगा ना कि इसको इनहिबिट करेंगे बेनिफिट कैसे होगा, कैसे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको हार्ट का कंडीशन समझना है। हार्ट में जब भी कार्डियक इंपल्स ट्रांसमिट होता है, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, तो उस टाइम पे क्या मूवमेंट होती है वो समझनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि हमारा हमारा जो सेल होता है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 टू -90 मिलीवोल्ट। लेकिन इजी करने के लिए हमने उसको -70 लिखा हुआ, क्योंकि वैल्यू 2 लिखेंगे तो दैट विल बी वी विल गेट कंफ्यूज, तो सिंपल करने के लिए -70। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। जब कार्डियक इंपल्स जनरेट होता है तो उस कंडीशन में जब डीपोलराइजेशन होता है, क्या होता है, जब कार्डियक इंपल्स जनरेट होगा तो उस कंडीशन में डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, व्हाट इज डीपोलराइजेशन, आपको इसका मतलब समझ में है, समझ में आता है इसका मतलब, डीपोलराइजेशन किसको बोलेंगे, देखिए पोलराइजेशन इसका मतलब नेगेटिविटी, डी का मतलब डिक्रीज, सो नेगेटिविटी कम हो जाना, कैसे कम हो जाएगी, तो ये जो -70 है वो +30 हो जाएगा, और उस चेंज को फ्रॉम -70 टू +30, दैट चेंज इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। कैसे होगा ये, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल, एंड इसकी वजह से सोडियम जो होता है कहां पे ज्यादा होता है, सोडियम इज मोर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सोडियम विल गेट इन, एंड सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब भी सेल में डीपोलराइजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेल में डीपोलराइजेशन होना का मतलब क्या हो, व्हाट इज डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब सेल का जो नॉर्मल वोल्टेज है जो नेगेटिव है, फ्रॉम नेगेटिव -70 मिलीवोल्ट टू +30 millivolt, this change in the voltage of a cell is known as depolarization. The voltage of a cell जो चेंज होता है -70 से +30 में, तो उस चेंज को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, तो बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम। सोडियम कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन है, सोडियम इज अ पॉजिटिव आयन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वोल्टेज ऑफ अ सेल चेंज फ्रॉम -70 टू +30। गुड, यस गुड। चलो अभी ये सोडियम जो अंदर आ गया तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा ये कि सोडियम इज अ फ्रेंड ऑफ कैल्शियम। सोडियम ऐसा है ना कि सोडियम अकेला नहीं रहेगा, जब भी सोडियम अंदर आएगा तो व्हाट इट विल डू, दैट विल ओपन द कैल्शियम चैनल एंड इट विल अलाउ द कैल्शियम टू गेट इन। ये कैल्शियम को अंदर बुलाएगा कि भाई मैं अकेला नहीं रहूंगा, तू भी अंदर आ जा, और उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल भी अंदर की साइड बढ़ता है। सोडियम इज अ फ्रेंड ऑफ कैल्शियम, जहां भी सोडियम जाएगा वो कैल्शियम को खींचेगा, ठीक है। सोडियम इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ वाटर, सोडियम जहां जाता है वो पानी को भी खींचता है, यस दैट इज ट्रू। लेकिन सोडियम इज ओपोनेंट ऑफ द पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये एक दूसरे के कट्टर ऑपोजिट हैं, जहां पे सोडियम जाएगा वहां पे पोटेशियम नहीं जाएगा। सोडियम बाहर की साइड ज्यादा होता है, जबकि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, सोडियम की वजह से कैल्शियम अंदर आया। अभी कैल्शियम क्या करता है, तो कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंड इसी वजह से हार्ट का जो होता है क्या होता है, सिस्टोल। सो कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इसी वजह से तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, एंड दैट इज व्हाई द हार्ट गोज इन द सिस्टोल कंडीशन। ओके चलो अभी सिस्टोल हो गया, अभी ये सिस्टोल हो गया, अभी तो रिलैक्स भी करना है ना, तो रिलैक्स कैसे होगा हार्ट, तो हार्ट को रिलैक्स करने के लिए ये जो सोडियम अंदर आ गया था, जो कैल्शियम अंदर आ गया था, उसको बाहर भेजना है। अभी बाहर कैसे भेजेंगे, तो उसको बाहर भेजने के लिए कार्डियक सेल में एक ट्रांसपोर्टर होता है, और ये ट्रांसपोर्टर है ना वो जबरदस्त है, और ये ट्रांसपोर्टर है क्या, दैट इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। यस, डू यू गेट दिस। उसने क्या किया, उसने जो सोडियम जो बाहर चला गया है उस सोडियम को इसने बाहर भेज दिया। यहाँ पे पोटेशियम लिखने में थोड़ा यस इसको अच्छी तरीके से लिख देता ना। सो क्या किया इसने, इसने सोडियम को बाहर भेज दिया और पोटेशियम को
अंदर ला लिया, ठीक है। एंड ये जो पंप है, इस पंप का नाम क्या है? व्हाट इज दिस पंप? दिस इज अ ट्रांसपोर्टर विच इज देयर इन द हार्ट सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। यस, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पंप काम क्या करता है? तो ये पंप जो कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसको फिर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, जो -70 मिलीवोल्ट है ना, जो रिलैक्सेशन बोलते हैं आप, इधर इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन एंड जब वोल्टेज अचीव हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं एनआरपी। तो ये नॉर्मल लाने के लिए इस किसने काम किया? दैट हैज बीन वर्क थ्रू दी एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ने किया क्या? सोडियम जो अंदर आ गया था उसको बाहर भेज दिया। अब सोडियम बाहर चला गया तो कैल्शियम भी बाहर चला जाएगा एंड जो पोटेशियम बाहर चला गया था वो पोटेशियम बाहर से अंदर आ जाएगा। देन इट विल बैलेंस द वोल्टेज ऑफ अ सेल एंड दैट्स व्हाई द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल इज बीइंग अचीव्ड। तो देखिए अभी हमारी ड्रग क्या कर रही है? हमारी ड्रग इस ट्रांसपोर्टर पे काम कर रही है। उसने क्या किया? उसने सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बंद कर दिया। अब ये पंप बंद हो गया तो उससे क्या होगा? तो उसका मतलब ये होगा कि सोडियम का जो अमाउंट है वो सेल के अंदर ही रहेगा। दैट विल इंक्रीज द सोडियम इनसाइड द सेल। तो वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ही सोडियम रहेगा ना, क्योंकि सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। सो सोडियम विल देयर इनसाइड द सेल। सोडियम अंदर ही रहा और जहां तक सोडियम अंदर रहता है तब तक क्या होगा? दैट इंक्रीजेस द कैल्शियम इनसाइड द सेल। अब कैल्शियम का लेवल तब तक रहेगा क्योंकि सोडियम जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा और कैल्शियम विल स्टे इनसाइड द सेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ ह्यूज अमाउंट। एंड जब कैल्शियम अंदर ज्यादा टाइम रहता है तो कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? Calcium is responsible for contraction and because of this it increases the force of contraction and force of contraction होगा क्योंकि contraction कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो इट विल इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, दैट इज व्हाई इट विल वर्क एज अ कार्डियोटोनिक एजेंट। डू यू गेट दिस? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कि ये जो डिगॉक्सिन है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बंद कर देती है। इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। जिसकी वजह से होगा क्या? तो जिसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम लंबे टाइम तक रहेगा इन ह्यूज अमाउंट। सो सोडियम जब तक रहेगा तब तक कैल्शियम भी रहेगा। कैल्शियम का लेवल अंदर ज्यादा रहेगा तो कैल्शियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा? इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द कार्डियोटोनिक इफेक्ट। सो दिस इज द मैकेनिज्म। इजी है ना? बहुत इजी है। यस, आपको एक लाइन में याद रखना है तो क्या याद रखोगे आप? इन अ सिंगल लाइन यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेप। व्हाट इज दिस? इट्स अ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इनहिबिटर। कौन? डिजिटालिस। डिजिटालिस एज अ प्लांट या डिगॉक्सिन एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं दे ऑल वर्क थ्रू द सेम मैकेनिज्म। कौन कौन सा है? डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, स्ट्रोफेंथिन जी। लेकिन स्ट्रोफेंथिन जी और डिजिटॉक्सिन को हम यूज नहीं करते हैं, यही अकेला जो है that is being used in the market, so we will remember about the digoxin. Easy है? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स चेक फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है डिजिटालिस की? क्योंकि हमें सिस्टम पे भी इफेक्ट देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट होता है। सो लेट्स रिमेंबर दिस। सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। चलो, सो सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे मेन सिस्टम जो हमारा है वो है सीवीएस। कौन सा है? CVS. What is CVS? CVS is a cardiovascular system. So cardiovascular system बना किससे है? हार्ट एंड ब्लड वेसल से। सो पहले बात करते हैं हार्ट की। सो हार्ट पे होता क्या है? सो हार्ट पे क्या होता है? तो हार्ट का तो इफेक्ट एक तो हमने देखा कि भाई हार्ट पे ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है। तो उससे होगा क्या? उससे ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो दैट इज वी आर नोइंग। उसके अलावा हार्ट पे इसका एक और इफेक्ट रहता है और वो इफेक्ट क्या है? तो इसका इफेक्ट है इट विल स्टिमुलेट द वेगस नर्व।
जिसे हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड एज वेगोमाइमेटिक इफेक्ट। सो इसका वेगोमाइमेटिक इफेक्ट है हार्ट पे, जिसकी वजह से ये हार्ट रेट को कम करता है। So heart rate will be reduced. It also reduces the conduction speed at the AV node. So AV node जो कंडक्शन है उस कंडक्शन को भी ये स्लो करता है। इसे क्या बोलेंगे, that is called as negative dromotropic effect. If you have seen the first lecture of the cardiovascular system, जहां पे हमने कुछ कार्डियक टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा था, वहां पे हमने आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट की बात करी थी। तो ये जब एवी नोड कंडक्शन स्लो हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। यस, सो दैट यू कैन रिमेंबर हियर। चलो अभी हार्ट का देख लिया, अभी बात करते हैं ब्लड वेसल्स का। सो ब्लड वेसल पे इफेक्ट क्या होती है। सो ब्लड वेसल पे इफेक्ट आती है कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइल्ड एलिवेट करता है। अभी ये माइल्ड एलिवेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एसबीपी में थोड़ा एलिवेशन दिखता है। So it increases the force of contraction, and that is why the mild elevation in systolic blood pressure is observed. दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि because of its vagomimetic effect, there is a decrease in the diastolic blood pressure is being observed. So that is what effect is on the blood vessel. चलो गुड। नंबर टू हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। चलो किडनी पे क्या इफेक्ट होता है इसका, किडनी पे क्या होता है, तो किडनी पे ये डायूरेसिस इफेक्ट देता है। क्या इफेक्ट देता है किडनी पे ये, तो it will produces the diuresis, so it increases the urine output, and that is why the diuretic effect is observed into the heart failure patient. So CHF में ये यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। नंबर थ्री बात करें तो इन दी GIT, यस GIT पे क्या करता है, तो GIT पे ये GIT को इरिटेट करता है। क्या करता है, इरिटेशन। अब इरिटेशन होगा तो होगा क्या, what it will do, it will produces or it will stimulate the GI, gastrointestinal tract इरिटेशन करता है। अब GI इरिटेशन से क्या होगा, GI इरिटेशन से पेशेंट को डायरिया हो सकता है। यस हो सकता है, क्योंकि जब इरिटेशन होगा तो मोटिलिटी बढ़ेगी, दैट इज व्हाई द डायरिया विल अकर। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट को पेन या क्रैम्प हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल क्रैम्प, या आप उसको पेन भी बोल सकते हो। फिर क्या हो सकता है, भूख कम लगती है, विच इज कॉल्ड एज एनोरेक्सिया का मतलब क्या हुआ, एनोरेक्सिया का मतलब द लॉस ऑफ एपेटाइट। देखिए तो ये सारी चीजें है ना, वी विल राइट इट डाउन इनटू द एडवर्स इफेक्ट। देखिए समझ में आया कि जो हमारे लिए काम का इफेक्ट नहीं है, दैट विल बी इन द एडवर्स इफेक्ट लिस्ट और दैट विल बी इन द टॉक्सिसिटी लिस्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन कोरिलेट इट, राइट। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में से ही सारी चीजें डिराइव होके आती हैं। सो सब लोग ये समझते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ठीक है, उसको नहीं करना, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये अगर आपको याद आ गया तो उसी के बेसिस पे सारा यूजेस एडवर्स इफेक्ट उसी में से तो आप लिखेंगे। चलो अभी चौथा नंबर पे बात करते हैं CNS पे। सो ऑन द CNS पे क्या होता है, तो CNS पे ये जो ड्रग्स हैं डिगॉक्सिन, दैट इज स्टिम्युलेटिंग द सेंटर कॉल्ड CTZ। क्या है फुल फॉर्म उसका, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। C कीमो रिसेप्टर, T ट्रिगर, Z जोन। ठीक है, सो इसने कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिम्युलेट किया तो उससे होगा क्या, तो उससे होगा ये दैट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ नाउजिया एंड वॉमिटिंग। सो नाउजिया वॉमिटिंग जो होता है उसका सेंटर है, उसका नाम है CTZ। ओके, उसके अलावा भी ये CNS पे कुछ अदर साइड इफेक्ट्स भी देता है, जैसे कि इसने इट स्टिमुलेट्स द कंफ्यूजन, इट स्टिमुलेट्स द हेल्यूसिनेशन इवेंट। हेल्यूसिनेशन क्या है, व्हाट इज हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन इज अ सिम्टम ऑफ क्या है, इट्स अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ साइकोसिस। यस साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया का ये सिम्टम है। देन इट कॉजेज द हाइपरपनिया क्या है, हाइपरपनिया का मतलब होता है इट इंक्रीजेस
द रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। उसके अलावा इट कॉजेज द विजुअल डिस्टर्बेंस। तो इस सारे एडवर्स इफेक्ट्स होंगे हमारे लिए, एंड दीज आर द अदर इफेक्ट्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डिगोक्सिन onto the CNS। ओके, चलो नाउ लेट्स सी दी फार्माकोकाइनेटिक पोर्शन। सो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, सो फार्माकोकाइनेटिक में डिगोक्सिन कैसे अवेलेबल है? सो लेट्स राइट डाउन हियर इन द फार्माकोकाइनेटिक। सो हियर फार्माकोकाइनेटिक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं कि भी फार्माकोकाइनेटिक में सारी चीजें तो हमें नहीं देखनी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट वी विल रिमेंबर हियर। कौन कौन सी हैं? जैसे कि दैट कैन बी गिवन थ्रू ओरल और आईवी। सो आप उसको ओरली या आईवी से दे सकते हो। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सो डिगोक्सिन अकेला is the only inotropic drug which is given orally, इसका मतलब कि बाकी सारी जो हैं that is being given through the parenteral route। ये अकेला ऐसा है डिगोक्सिन that can also be given as orally। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, क्योंकि आइनोट्रोपिक ड्रग के एग्जाम्पल पूछेंगे, नीचे एग्जाम्पल दिए होंगे कि भाई डोबिटामिन, डोपामिन, ठीक है, और डिगोक्सिन, फिर लिवोजिमेंडान और एमरिनोन, और आपको पूछा है कि भाई इसमें से कौन यूज होता है ओरली, देन यू शुड नो दैट। सो दैट इज रिमेंबरिंग, राइट, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, चलो उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा देख लेते हैं प्रोटीन बाइंडिंग का। सो प्रोटीन बाइंडिंग जो इसका होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25%। देन द हाफ लाइफ जो उसका है वो है 40 ईयर का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है, थेराप्यूटिक रेंज। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थेराप्यूटिक रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? थेराप्यूटिक रेंज का मतलब कि इसी रेंज में ड्रग जो है दैट विल प्रोड्यूसेस द इफेक्ट। जो थेराप्यूटिक रेंज जिसका बोला जाता है दैट इज इन बिटवीन 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, कहीं पे ये 0.5 से लेके 1.4 नैनोग्राम तक लिखा हुआ है, लेकिन ये दिस इज द रेंज विच इज बीइंग यूज्ड, एंड ये रेंज जो है वो नैरो रेंज है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। यस, सो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है इसका, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू गिव दिस ड्रग यू नीड टू मॉनिटर दैट। आपको पता है हम हमारा एक चैप्टर आता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो किस ड्रग का मॉनिटरिंग करना जरूरी है? तो जिस ड्रग का थेराप्यूटिक रेंज नैरो है उस ड्रग को हम बोलेंगे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग, एंड उस ड्रग का ब्लड लेवल आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन if the concentration goes beyond the upper limit, तो क्या करेगा वो? that will produces the toxicity। अगर इसका concentration less than 0.5 नैनोग्राम पर ml रहा तो that won't produce the effect। yes, and that is why you have to monitor them। so it's called as therapeutic drug monitoring। इसमें जो डोजेज यूज होते हैं, जो ओरल डोजेज हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.1 to 5 मिलीग्राम से लेके मेंटेनेंस डोज के लिए हम 0.5 मिलीग्राम तक उसका डोज यूज करते हैं। सो 0.125 से लेके 0.5 तक। यस, डिजिटलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। आप उसको एक रैपिड बोलते हैं, एक स्लो डिजिटलाइजेशन बोलते हैं। सो रैपिड डिजिटलाइजेशन में यू कैन यूज द हायर डोज इनिशियली, दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग डोज, एंड देन यू कैन गो फॉर द मेंटेनेंस डोज। सो दिस इज ओरल डोजेज विच आई हैव रिटन, इट इज जनरली अ मेंटेनेंस डोज। ठीक है, ये मेंटेनेंस डोज के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पे जो उसका मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन है, दैट इज द मेन रूट ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग इज द किडनी। सो मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर द डिगोक्सिन क्या है? इज किडनी,
and this is the reason why you have to reduce the dose when you are giving the drug to the patient who is having the renal impairment. So आपको क्या करना पड़ेगा? What you need to do is reduce the dose. You need to reduce the dose in renal impairment, and in some condition you have to contraindicate as well. Yes, so in case of renal impairment what you need to do is you need to reduce the dose, क्योंकि ये किडनी से तो एक्सक्रीट होती है. अगर किडनी ही फेल्ड है या किडनी ही काम सही तरीके से नहीं कर रही है, तो in that case what you need to do is to prevent the toxicity you need to reduce the dose. So that is some points that is important for the pharmacokinetic angle that we have remembered here. Now let's see the uses. कहाँ पे यूज करते हैं इस ड्रग्स को? सो इसको यूज करते हैं हम, इसका जो मेन इंडिकेशन है वो है हार्ट फेलर. ये कहाँ पे यूज करते हैं इसको? वी आर यूजिंग दिस ड्रग इनटू द, क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? तो हमें लिखना है, क्या लिखना है? हार्ट फेलर लिखना है. सो द मेन यूजेस इन द हार्ट फेलर, हार्ट फेलर में यूज करते हैं. उसके अलावा उसका दूसरा जो यूज है वो है अरिथमिया में. कहां पे? अरिथमिया. अब अरिथमिया में कहां पे, कौन से टाइप के अरिथमिया में यूज करते हैं? हम स्पेसिफिकली उसको यूज करते हैं इन दी एट्रियल अरिथमिया टू प्रिवेंट दी वेंट्रिकुलर अरिथमिया. क्योंकि एट्रियल अरिथमिया में क्या होता है? एट्रियल अरिथमिया में एट्रियल का बीटिंग जो है, एट्रियल अरिथमिया स्पेसिफिकली एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर. सो लेट मी राइट डाउन हियर, एट्रियल फिब्रिलेशन and atrial flutter. So these are called as atrial arrhythmias, atrial flutter. Atrial fibrillation होता है ना, that is the fibrillate. Fibrillate का मतलब क्या होता है पता है? Fibrillate का मतलब, fibrillate मतलब vibrate. आपको पता है कि atrial fibrillation में atrial beating rate कितना होता है? atrial कितने टाइम बीट करता है? So the beating rate of atrium inside the atrial fibrillation is around 350 to 600 bpm. एक मिनट में एट्रिया 600 टाइम बीट करता है. सो फास्ट. यस, अगर इतनी बार एट्रिया बीट करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंपल्स, एट्रियल का जो बीटिंग का इंपल्स है वो वेंट्रिकल में भी चला जाए और वेंट्रिकल बीटिंग भी बढ़े. यस, हो सकता है. सो टू प्रिवेंट दैट वी आर यूजिंग द डिगॉक्सिन इन दिस केस. Do you get this? To prevent the ventricular fibrillation or to prevent the ventricular tachycardia inside this atrial fibrillation, inside the atrial flutter, we use this drug. Do you get this? So that's the purpose. And digoxin is being used that. क्यों यूज कर रहे हैं उसको? क्योंकि डिगॉक्सिन का वेगोमाइमेटिक इफेक्ट है, वो एवी कंडक्शन को स्लो करता है. इसकी वजह से वो एट्रियल का जो इंपल्स है उसको वेंट्रिकल में नहीं जाने देगा. वेंट्रिकल में नहीं जाने देगा तो वेंट्रिकल जो टैकीकार्डिया होता है इन दिस कंडीशन एज ए कॉम्प्लिकेशन वो नहीं होगा. क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन में स्पीड ज्यादा होती है बीटिंग की. ठीक है, वो मैंने बताया ना आपको 350 से लेके 600 बीट्स पर मिनट एट्रिया का. जबकि एट्रियल फ्लटर में कितना होता है? अराउंड इट इज 300 बीट्स पर मिनट. सो एट्रियल फ्लटर इज लेस डेंजरस देन द फिब्रिलेशन. लेकिन ये दोनों में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एज अ कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस ज्यादा है. सो टू प्रिवेंट द वेंट्रिकुलर tachycardia inside the atrial fibrillation, inside the atrial flutter, we use the digoxin as a therapy. Do you get this? Yes, good. उसके अलावा हम PSVT उसमें भी यूज करते हैं. PSVT क्या है? What is PSVT? PSVT जो है that is called as paroxysmal. ये भी एक टाइप का अरिथमिया, ये भी एक टाइप का अरिथमिया ही है. Paroxysmal supra वेंट्रिकुलर. आप एट्रियल अरिथमिया को सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया भी बोल सकते हो. ठीक है. सो पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. अगर किसी पेशेंट को पीएसवीटी है एंड हार्ट फेलर है तो उस कंडीशन में हम डिगॉक्सिन यूज करेंगे. बाकी एज अ फर्स्ट चॉइस वी वोंट यूज दैट. फर्स्ट चॉइस कौन यूज होता है इसमें? ये भी आप याद रख लीजिए. इसमें डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस. ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है इसमें? तो दैट इज एडेनोसाइन. एडेनोसाइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीएसवीटी. लेकिन अगर किसी पेशेंट को पीएसवीटी भी है एंड हार्ट फेलर है तो उसमें हम देंगे डिगॉक्सिन. सो डिगॉक्सिन कैन बी यूज्ड इफ द पीएसवीटी इज एसोसिएटेड विथ
हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर के साथ उसका एसोसिएशन है, तभी उसको हम यूज करेंगे। सो दीज आर द मेन टू इंडिकेशंस ऑफ द ऑफ द डिगॉक्सिन। ठीक है, आप उसको, मैंने 2 लिखा है, इसको आपको 3 करना है, 4 करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे कि पहला हार्ट फेलियर, दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन, तीसरा एट्रियल फ्लटर एंड चौथा पीएसवीटी। लेकिन पीएसवीटी में वो मेन नहीं है। पीएसवीटी में मेन ड्रग कौन सा है? एडेनोसाइन। और जब किसी को हार्ट फेलियर की वजह से पीएसवीटी हुआ है तो इन दैट केस वी कैन प्रीफर द डिगॉक्सिन। सो दैट इज अबाउट द यूजेस। नाउ लेट्स सी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजिटालिस, या उसको हम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स भी बोलेंगे, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दैट वुड बी द सेम। सो लेट्स हियर द एडवर्स इफेक्ट्स। एक काम करते हैं ना, इसको एडवर्स इफेक्ट ही लिख लेते हैं, यहाँ टॉक्सिसिटी सिम्टम्स एक, ठीक है, यहाँ पे डिगॉक्सिन लिखा हो ना, डिगॉक्सिन एडवर्स इफेक्ट या तो फिर दिस टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। सो दोनों में आप इसको याद करके लिख सकते हो। ठीक है, सो वी वुड वॉन्ट हैव द डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम। ओके, चलो अभी बताओ, अभी हमने आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस याद रहे थे उसके, यस, डिगॉक्सिन के हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखे थे, उसी में से आपको यहाँ पे याद करके लिखना है। चलो बताओ हमने क्या लिखा था। अगर कोई आपको पूछे कि विच इज द फर्स्ट or earliest adverse effect that has been observed into the patient who is having the digitalis toxicity, जिनको टॉक्सिसिटी आया उसमें पहला सिम्टम कौन सा आएगा? सो अर्ली सिम्टम वुड बी व्हाट? अर्ली सिम्टम वुड बी बिकॉज ऑफ द CTZ स्टिम्युलेशन। सो CTZ स्टिम्युलेशन एंड GI इरिटेशन की वजह से होता है। सो CTZ स्टिम्युलेशन की वजह से कौन सा सिम्टम आएगा बताओ, चलो कौन सा सिम्टम आएगा? नाउजिया एंड वॉमिटिंग। वेरी गुड। चलो अभी दूसरा है GI इरिटेशन। तो GI इरिटेशन की वजह से कौन सा सिम्टम आएगा? GI इरिटेशन की वजह से, तो GI इरिटेशन की वजह से क्या होगा? दैट वुड प्रोड्यूसेस द डायरिया। यस, डायरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, एब्डोमिनल पेन। तो ये जो है दैट दीज आर कॉल्ड एज द अर्ली सिम्टम्स। यस, अर्ली साइंस और अर्ली सिम्टम्स ऑफ द डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। गॉट इट? यस। ओके, चलो अभी उसके अलावा जो भी हमने लिखे थे हार्ट फेलियर में, मिस जो भी हमने वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में लिखे थे CNS के बारे में, याद करो क्या लिखा था हमने वहां पे लिखा था द पेशेंट इज हैविंग द कंफ्यूजन, पेशेंट में डेवलप द हेल्यूसिनेशन। यस, हेल्यूसिनेशन लिखा था। उसके बाद क्या लिखा था हमने? रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं? हाइपरप्नोया। उसके अलावा हमने क्या लिखा था? विजुअल डिस्टर्बेंस। यस, विजुअल डिस्टर्बेंस, या फिर क्या हो सकता है, जैसे कि हेडेक हो रहा है तो हेडेक हो सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स। यस, और उसके अलावा क्या हो सकता है बताओ? तो उसके अलावा यहाँ पे पेशेंट में हैव द कार्डियक टॉक्सिसिटी। कौन सी कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है? द most cardiotoxicity that occurs in the patient who is taking the digoxin, they are the cardiac toxicity में क्या हो सकता है? कार्डियक टॉक्सिसिटी क्या हो सकता है? चलो बताओ, what you can think of। हमने हार्ट पे क्या लिखा था? हमने लिखा था वेगोमाइमेटिक इफेक्ट, हार्ट रेट कम हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया मींस हार्ट रेट इज बीइंग रिड्यूस। ओके, गुड। एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अरिथमिया। आपको पता है जो भी ड्रग आप अरिथमिया में यूज करते हो ना, वो खुद अरिथमिया एज अ डेवलप भी करती है एज एन एडवर्स इफेक्ट। सो ऑल द एंटी अरिथमिक ड्रग्स दे हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अरिथमिया। क्यों? क्योंकि ये सारे जो ECG में जो इंटरवल्स हैं, जो वेव्स हैं, उसका जो लेंथ है, उसका हाइट है, वो सारी चीजें अगर आप कोई कम करने के लिए यूज कर रहे हो तो दैट वुड प्रोड्यूसेस द थिंग्स। ठीक है, अभी हमने डिगोक्सिन के जो चेंजेस थे ECG में वो तो देखे ही नहीं, उसको याद ही नहीं आया उस टाइम पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में तो भूल ही गए उसको। सो वो चीज हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, वो याद कराएंगे इसको। चलो अरिथमिया में कौन कौन से टाइप के अरिथमिया होते हैं यहाँ पे? तो अरिथमिया में दैट कैन मेजरली प्रोड्यूसेस द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो मेजर जो अरिथमिया होता है दैट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर
टेकिकार्डिया, सो दैट्स अ मेन वन। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा जो एट्रियल टेकिकार्डियाज भी डेवलप हो सकते हैं इसमें, एट्रियल टेकिकार्डिया, इट दे कैन वर्सन दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूसेस द एट्रियल, दे कैन ऑल्सो ब्लॉक दी एवी ब्लॉक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि एवी कंडक्शन को स्लो करते हैं। उसके अलावा ये एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। सो ये उसका एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी हो गया। वहां पे जो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में एक चीज आगे लिखना भूल गए थे क्योंकि अभी अभी हमें याद आया, तो वो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। क्या? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका? डिजिटालिस का, डिजिटालिस या डिगॉक्सिन का। उसमें आप सीवीएस में, उसमें जो पहला हमने लिखा था ना सीवीएस, उसमें हमने हार्ट और ब्लड वेसल के बारे में तो ऑलरेडी लिख लिया था, हार्ट एंड ब्लड वेसल उसके बारे में तो ऑलरेडी लिख लिया था, लेकिन उसमें हमने ईसीजी चेंजेस हमने नहीं, उस टाइम पे याद नहीं आया तो लिखे नहीं थे, तो उसको लिख लेते हैं। चलो, ईसीजी चेंजेस, कौन कौन से ईसीजी चेंजेस होते हैं इसमें? अगर आपको कोई पूछे कि भाई डिगॉक्सिन लेने से विच आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इनटू द ईसीजीज, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रियली में उसको मिस नहीं करना चाहिए, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो चलो, उसको ईसीजी चेंजेस, कौन कौन से ईसीजी चेंजेस होते हैं? तो इसमें जो ईसीजी चेंजेस ऑब्जर्व्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ टी वेव। क्या है? इन्वर्जन ऑफ टी वेव। टी वेव क्या हो जाता है? पूरा उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, टी वेव पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा होता है शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल। सो क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, देन पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, दैट इंक्रीजेस द और दैट कैन प्रोलॉन्ग द पीआर इंटरवल, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा एक चौथा जो है दैट इज द एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। सो दैट इज द डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। तो ये 4 ईसीजी के चेंजेस आपको उसमें ऐड ऑन कर लेने हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, और ये इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली सो सॉरी फॉर दैट कि बिकॉज आई मिस्ड इट इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बट अभी याद आ गया क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट के साथ जब लिंक किया तो आई केम टू नो कि ओ आई फॉरगॉट दिस ईसीजी चेंजेस। सो जस्ट रिमेंबर दिस। क्या क्या चीजें होती हैं? द इन्वर्जन ऑफ टी वेव पूरा उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट साइड में चला जाता है, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है, पीआर इंटरवल का प्रोलोंगेशन हो जाता है, एंड एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है। आपको पता है एसटी सेगमेंट डिप्रेस कब होता है? तो इन केस ऑफ माइनर हार्ट अटैक या एनस्टेमी क्या होता है? नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसमें भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिखता है। इसका मतलब कि आपको अगर किसी पेशेंट में एसटी डिप्रेशन दिखता है तो आपको सबसे पहले चीज पूछनी है कि उसको आइदर माइनर हार्ट अटैक आया होगा या तो फिर उसको ये ड्रग चल रही थी, क्या द पेशेंट इज टेकिंग द डिगॉक्सिन और नॉट, दैट यू नीड टू सी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे अभी हमने डिगॉक्सिन के टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देखे, अभी डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। तो लेट अस सी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। सो लेट्स सी दिस। सो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट। सो यहां पे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। सो क्या करना है? कोई भी ट्रीटमेंट में सबसे पहला चीज क्या करोगे आप? चलो बताओ। What you need to do is you have to stop the treatment. Yes, that's the first stop. They stop the treatment. That is the first step. उसके अलावा क्या दोगे? अगर पेशेंट का जो अभी आपने डिगॉक्सिन दिया है तो यू कैन यूज द एक्टिवेटेड चारकोल। यस, एक्टिवेटेड चारकोल आप दे सकते हो टू प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन। एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो, या तो आप पेशेंट को इमेसिस करवा सकते हो, सो थ्रू विच द अनएब्सॉर्ब कंटेंट है दैट हैज बीन वॉमिटेड आउट, सो दैट कैन बी यूज्ड।
उसके अलावा ये जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें डेथ होने का रीजन जो है दैट इज मेनली द कार्डियक टॉक्सिसिटी। सो कार्डियक टॉक्सिसिटी में जो सिम्टम्स दिखते हैं उस कार्डियक टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आप कैसे ट्रीट करोगे, कौन सा उसका सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे आपको याद रखना। चलो अभी पेशेंट को डिजिटालिस टॉक्सिसिटी की वजह से जो मेन सिम्टम्स आते हैं उसमें ब्रेडी कार्डिया मेन है। सो अभी पेशेंट को ब्रेडी कार्डिया हो रहा है। सो हाउ वुड यू ट्रीट दिस? चलो ब्रेडी कार्डिया को ट्रीट कैसे करोगे, हाउ डू यू ट्रीट दिस? सो टू ट्रीट दिस यू नीड टू गिव द एट्रोपिन। आप एट्रोपिन दे सकते हो, या एट्रोपिन अगर काम नहीं कर रहा है तो इन दैट केस यू कैन यूज द टेम्पररी कार्डियक पेसमेकर सेल्स। यस, सो कार्डियक पेसमेकर सेल्स आप लगवा सकते हो पेशेंट को। So if the atropine or adrenaline or other drugs are not working in that case, right? Temporary क्या लगा सकते हो? कार्डियक पेसमेकर। ओके गुड। चलो अभी ब्रेडीकार्डिया हो गया। अगर पेशेंट को टेकीकार्डिया हुआ तो क्या करेंगे? in that case what we will do is, if the patient is having the trachycardia, reflex tachycardia, हार्ट रेट बढ़ गया उसका, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी कैन गिव द KCL infusion, but before KCL what we need to see is we need to monitor the potassium, and if potassium is low or normal then and only it can be used, otherwise it won't be used. अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हुआ है तो आप पोटेशियम नहीं दे सकते, because that would worsen the situation, that would stop the heart. So if the potassium is low या नॉर्मल तभी आप उसको KCL दे सकते हो एज अ ट्रीटमेंट। चलो अभी नेक्स्ट जो है वो है एट्रियल टेकीकार्डिया। अगर किसी पेशेंट को एट्रियल टेकीकार्डिया हुआ, एट्रियल को दूसरा क्या बोल सकते हैं? सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सो पेशेंट को अभी हुआ है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सो कैसे ट्रीट करोगे इसको, कौन सी ड्रग दोगे? व्हाट कैन बी गिवन? the beta blocker is being used generally. What is that? That is a propranolol given through the IV route. Propranolol, yes, propranolol. So यहाँ पे हम देंगे propranolol को। propranolol is a non-selective beta blocker that is given through the IV route. Okay, चलो अगर किसी को ventricular tachycardia हो गया तो क्या करेंगे? If the patient has developed the ventricular arrhythmia. So if the patient has developed the ventricular arrhythmia, then what we will do in that case, we will use the lignocaine, which is also known as lidocaine, जो क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। So कौन सी ड्रग देंगे in this case? We will give the lignocaine. So let's write down here lignocaine is also known as lidocaine. वैसे ये लोकल एनेस्थेटिक टॉपिकली जब आप यूज करते हो दैट कैन बी यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक, एंड this is also being used in the treatment of arrhythmia as well. It's a sodium channel blocker, so this works through the sodium channel blocker. lidocaine इसी का दूसरा नाम है, so that is you can मैंने ऑप्शन लिखा है उसकी जगह पे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो that would be more understandable, right? Okay, good. ठीक है, यस। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका कोई एंटीडोट अवेलेबल है मार्केट में? यस, वी हैव द एंटीडोट एज वेल। कौन सा एंटीडोट है उसका? चलो बताओ कौन सा एंटीडोट है? तो दैट इज कॉल्ड एज द डिगॉक्सिन फेब एंटीबॉडी। कौन सा है? डिगॉक्सिन फेब एंटीबॉडी। उसका ब्रांड नेम क्या है? डू यू नो द ब्रांड नेम ऑफ दिस? ब्रांड नेम उसको पता है आपका? क्या है? डिजीबाइंड। ये जनरली ये जो एंटीबॉडी है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन सीवियर डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कैसे काम करता है ये? तो इट बाइंड्स विद द डिगॉक्सिन, उसके साथ बाइंड कर देता है एंड इट इज बीइंग एक्सक्रीटेड इनसाइड द यूरिन
Got it? Done. Yeah, that's a treatment. Treatment किसका हो गया? Digitalis toxicity का. Now let's say, now we have the one part remaining that is called as the drug-drug interaction. Let's see the major drug-drug interaction of the digoxin. So यहाँ पे हम बात करेंगे digoxin के major drug interactions. चलो कौन से याद रखने हैं आपको, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं. नंबर वन, लेट्स सी हियर, लेट्स सी हैव द नंबर वन है इसमें. आप कोलेस्टायरामिन को पता है? कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल, डू यू नो दिस? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट. सो कोलेस्टायरामिन या कोलेस्टिपोल. सो ये जो है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, उसके साथ अगर आप डिगोक्सिन देते हो तो व्हाट दे डू इज they will bind with the digoxin and they will reduces the bioavailability of oral viability जो है वो कम कर देंगे viability of digoxin because they make the complex बना देते हैं इसके साथ, और complex बना देते हैं, इसकी वजह से digoxin का जो absorption है वो कम हो जाएगा. ओके, नंबर टू अगर आप उसको बीटा ब्लॉकर के साथ यूज कर रहे हो, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के साथ, या तो फिर आप उसको यूज कर रहे हो नॉन डीएचपी सीसीबी के साथ. नॉन डीएचपी सीसीबी क्या होता है? नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. कौन कौन से हैं इसमें बताओ? एग्जांपल दो ही हैं. कौन से? वेरापामिल है, यस वेरापामिल है, डिल्टियाजेम है. वी हैव दिस टू ड्रग्स, डिल्टियाजेम. सो दे आर नॉन डीएचपी सीसीबी. अगर उसके साथ आप डिगोक्सिन दे रहे हो तो क्या होता है इसके साथ? क्योंकि ये जो है ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड हार्ट रेट को कम करते हैं. डिगोक्सिन भी वेगोमाइमेटिक इफेक्ट है. सो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा कम हो जाएगा. सो दैट मे इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया. सो ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि दोनों ड्रग जो है हार्ट रेट को कम कर रही है, और दोनों ड्रग हार्ट रेट को कम कर रही है, तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया. यस. उसके अलावा डाययूरेटिक के साथ भी इसका इंटरेक्शन है. किस डाययूरेटिक के साथ? जैसे कि आपने थायाजाइड डाययूरेटिक के साथ लिया या लूप डाययूरेटिक के साथ लिया, लूप डाययूरेटिक, ठीक है. अगर उसके साथ आप डिगोक्सिन दिया है तो आपको व्हाट यू नीड टू डू, वैसे यूज होता है ये कॉम्बिनेशन, बट यू नीड टू मॉनिटर देम, क्योंकि ये दोनों जो डाययूरेटिक्स हैं, ये थायाजाइड एंड लूप डाययूरेटिक्स, दे प्रोड्यूसेस द हाइपोकैलेमिया. What they do is they produces the hypokalemia. एंड आपको पता है कि हाइपोकैलेमिया में क्या होता है? हाइपोकैलेमिया जो है, हाइपोकैलेमिया दैट इंक्रीजेस द बाइंडिंग ऑफ डिगोक्सिन विथ Na+, K+ एटीपेस पंप. सो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के साथ उसका बाइंडिंग इंक्रीज हो जाता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है? दैट इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ डिगोक्सिन. सो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. सो ये आपको ध्यान रखना है. वैसे हाइपोमैग्नीसीमिया सिचुएशन है ना, हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से भी हाइपोकैलेमिया होता है. सो दैट कैन ऑल्सो इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ डिगोक्सिन. हाइपरकैल्सीमिया, यस हाइपरकैल्सीमिया होगा, इसमें भी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैल्शियम भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है एंड डिगोक्सिन भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है. तो दैट हाइपरकैल्सीमिया आल्सो प्रोड्यूसेस द इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी. चलो, उसके अलावा कौन सा है? उसके अलावा आप पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हो. यस, क्योंकि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक क्या करता है? वो हाइपरकैलेमिया करता है, तो डिगोक्सिन का जो इफेक्ट है वो कम कर देगा. सो ये सारे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंटरेक्शन, ऐसा नहीं है, बट दिस व्हेन यू आर गिविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रग्स यू ऑलवेज नीड टू मॉनिटर देम. ठीक है, दे आर बीइंग यूज्ड विद द कॉशन एंड यू नीड टू मॉनिटर देम. चलो और बताओ कौन सा है? जैसे कि नंबर 4 पे याद करेंगे तो उसको लिखेंगे कि विद द सिंपैथोमाइमेटिक्स. अगर आप कोई ऐसा दूसरा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स दे रहे हो, सिंपैथोमाइमेटिक्स, एंड उसके साथ साथ आप डिगोक्सिन दे रहे हो, तो दोनों ड्रग क्या कर रही है? दोनों ड्रग जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एरिथमिया. सो एरिथमिया का रिस्क बढ़ सकता है. चलो नंबर 5 की बात करें तो आपको पता है पीपीआई में पीपीआई दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, राबेप्राजोल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. उसके अलावा क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, यस
क्लेरिथ्रोमाइसिन, उसके अलावा एमोक्सिसिलिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। एमोक्सिसिलिन, इसके अलावा है इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। अगर उसके साथ आप डिगोक्सिन का कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो क्या होगा? व्हेन यू गिव दिस कॉम्बिनेशन, ये सारी ड्रग्स करती क्या है? व्हाट दिस ऑल ड्रग्स डू? They are inhibiting the one specific transporter which is called as PGP transporter. ये PGP क्या होता है? What is this? PGP ट्रांसपोर्टर, तो सेल पे, हर एक सेल पे एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन ग्लाइको, PGP, P टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर। और ये PGP ट्रांसपोर्टर करता क्या है? तो जो भी ड्रग सेल में जाती है उसको बाहर फेंकने का काम, इफ्लक्स का काम करती है ये ड्रग। सो ये ट्रांसपोर्टर करता क्या काम? तो जो भी ड्रग सेल के अंदर गई उसको बाहर निकालने का काम किसका है? पीजीपी ट्रांसपोर्टर का। सो अगर आप इस ट्रांसपोर्टर को बंद कर देंगे तो ड्रग जो है दैट विल रिमेन इनसाइड द सेल फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी, इट इंक्रीजेस द कार्डियक टॉक्सिसिटी। सो उसकी वजह से क्या होगा? देखिए, पीजीपी ट्रांसपोर्टर को बंद किया तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, तो दैट इनहिबिट्स द efflux of digoxin from cardiac cell. So इसकी वजह से क्या होगा? अब हार्ट में से ये डिगोक्सिन बाहर नहीं निकल पाएगा, and that increases the digoxin toxicity. Yes. So this is about the digitalis. देखिए, मस्त हो गया ना? कितना कितना कंटेंट आज हमने पढ़ा डिजिटालिस के बारे में, बहुत मस्त। क्या किया हमने? सबसे पहले डिगोक्सिन का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखा, डिजिटल इसमें से आता है, वो सारी चीजें कुछ कॉग्नोसिव टाइप का। यस, देन वी टॉक्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन वी सीन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देन फार्माकोकाइनेटिक देखा, उसका यूजेस देखें, एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स की बात करी, देन वी सीन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, एंड देन लास्ट में हमने देखा ड्रग इंटरेक्शन। बहुत मस्त है, इजी कंटेंट है। यस, गुड। भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन इस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें आप इसका एक और बार रिवीजन कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। Yes, if you really like the content what I've taught today, then kindly share this content to all your friends, and please do subscribe our channel and also share with your friends as well. आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि भी मजा आता है यहाँ पे पढ़ने का, तो वो भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और नए वीडियोस हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड हैव अ गुड नाइट।